ओके सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सबने जो एग्जाम दिया होगा बहुत ही अच्छा गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो एग्जाम है वो इसका जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा ही आए, क्योंकि एग्जाम तो हर किसी का अच्छा होता है, बस रिजल्ट ही खराब हो जाता है। लेकिन आप रिजल्ट खराब भाई मत ही करना। बट अब तो जो हो गया सो हो गया। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आपका 2026 का जो नाइन्थ क्लास का पेपर है, मेरे पास एक्स सेट है और ये नाइन्थ क्लास के लिए है बच्चों, जो अभी 2026 में हुआ है हाल ही में। तो इसमें इंग्लिश के सेक्शन में हम देखेंगे कि जो पेपर का लेवल है वो कैसा है, और साथ ही साथ इसके क्या आंसर होंगे और क्यों। तो इस वीडियो में आपको डिटेल एनालिसिस मिलेगी, जिससे कि हम ये समझ पाएंगे कि हमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था और कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आएंगे हम सबसे पहले अपने पेपर पे। इंग्लिश के सेक्शन में 75 से स्टार्ट 75 तक रीजनिंग है, एंड आफ्टर दैट सेक्शन सी 76। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा चूज द सेंटेंस गिवन बिलो हैज अ यूजेस ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। हम जानते हैं बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब के लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। तो हमें जिसमें लास्ट में ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। यहाँ पर वर्ब लिखी है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, क्या आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है? नहीं, इसका मतलब सेंटेंस गलत है। वॉक लिखा है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, नहीं, ये गलत है। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा सर बर्न वर्ब है और इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट है, तो नहीं भाई, ये तो विथ रिवेंज लिख दिया, गड़बड़ हो गई भाई। नहीं, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर रहा है, ये गलत है। सी वॉक्स बिल्कुल सही है, वर्ब और वर्ब के बाद द डॉग एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। लिखा है करेक्ट बताना था कि टेंस कौन सा होगा। आप जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बता रहा है, और हम जानते हैं कोई भी अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है बच्चों, तो उसका मतलब कोई एक्शन कंटिन्यू होता है, और कंटिन्यू एक्शन में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जिसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब में इज, एम या आर यूज करते हैं। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। यहाँ हैव के साथ नोन लिखा है, वी थर्ड है, गलत है। थिंक लिखा है, गलत है। देखो वैसे ये सेंटेंस सही है, लेकिन मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस सर्च करना है, इसलिए गलत है। पवन रिसीव्ड V2 लिखा, ये तो पास्ट का गलत है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आई एम थिंकिंग। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और यहाँ पर आई के साथ एम बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। लेकिन बच्चों याद रखना, हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते आई एम थिंकिंग यू आर राइट ना, हम हमेशा बोलते हैं आई थिंक यू आर राइट। तो जो स्ट्रक्चर है ना, ये थोड़ा सा गलत है। अगर हम थिंकिंग लिखते हैं तो थिंकिंग के बाद टू आना चाहिए, टू के बाद हम कोई भी वर्ब लिख सकते हैं, जैसे आई एम थिंकिंग टू गो पिकनिक, आई एम थिंकिंग टू गो स्कूल, ये कर सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर नहीं आता है। बट अब तुम्हें तो यहाँ एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें से ही किसी को मार्क करना था। तो इनमें से जो मोस्ट क्लोजेस्ट और सही ऑप्शन होता है, हमें वो लगाना होता है। तो अभी तो फिलहाल हमारे लिए थर्ड है, तो हमने इसलिए थर्ड को मार्क कर दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो फिर क्वेश्चन नंबर आता है 78 यहां पर। ओके, लिखा था टेंस बताना था। दे हैव बीन, मैंने आपको बताया था बच्चों जब भी बीन आ जाएगा तो हमेशा समझ जाना परफेक्ट टेंस आने वाला है, और अगर कॉन्टिन्यूअस है, आईएनजी फॉर्म आ रही है तो कॉन्टिन्यूअस है। अब यहाँ पर हैव लगा, इसका मतलब ये प्रेजेंट हो गया, तो बन गया टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक ही है भाई, वन विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 79 देखो क्या लिखा था। सारे ऑप्शन आएंगे, एक बार छोटा करता हूँ। सो नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन, डिस्क्राइब अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड लिखा था एज यूजुअल ही इज ब्लोइंग हिज ऑन टंग। राइट, तो ऑन टंग मतलब अपना ही बिगुल बजा देना, अपनी बड़बड़ाई करना, सॉरी अबाउट दैट। राइट, तो आपने देखा मैं क्लासेस में बोलता रहता हूँ ना कि ये ऐसा है वो ऐसा, कोई अपनी ही बढ़ाई करता रहता है। आप तो करोगे नहीं तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना जैसा भी होता है, उसी को बोलते हैं प्रेजिंग हिमसेल्फ, अपनी बड़ाई करते रहना। 3 ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ट्रम्पेट होता है बेटा बिगुल बजाना। ठीक है, ओके 80 आते हैं। लिखा है ईडियम बताना था, एट क्रॉस पर्पजेस। एट क्रॉस पर्पजेस मतलब होता है बेटा 36 का आंकड़ा। जैसे आपके और टीचर की भी 36 का आंकड़ा है ना। आप पढ़ना नहीं चाहते और वो आपको पढ़ाना चाहते हैं, इसी को बोलते हैं एट क्रॉस पर्पजेस। मतलब दोनों के बीच अलग चीजें हैं, तो क्या होगा, मिसअंडरस्टैंड ईच अदर। एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसी को 36 का आंकड़ा बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 81 देखो बच्चों, क्या लिखा था? अंडरलाइन वर्ड क्या वन बताना, तो कृष्णा स्ट्रॉन्गर देन ऑल स्टूडेंट्स। भाई देखो यहाँ पर देन लिखा है, और मैंने आपको बताया था कंपैरेटिव डिग्री में देन आता है, और यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री वाला वर्ड भी लिखा है। और देन का जब भी आएगा तो हमेशा याद रखना था कि देन क्या होता है, एक का कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ, यानी दो लोगों के बीच ही कंपैरिजन होता है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑल द स्टूडेंट्स, ये गड़बड़ हो गया। एक का कंपैरिजन बहुत के साथ हो गया, तो भाई देन नहीं आना चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री नहीं आना चाहिए। लेकिन ये तो ठीक नहीं करना, हमें तो ये ठीक करना है। तो अगर कृष्णा का कंपैरिजन किसी दूसरे एक सिंगल इंसान से करते हैं तो बात बन जाएगी। देखो भाई ऑल द स्टूडेंट्स नहीं, ऑल के साथ स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया, गलत हो गया। ऑल स्टूडेंट्स गलत हो गया। एनी अदर स्टूडेंट ये बिल्कुल सही है। हम जानते हैं बच्चों एनी अदर के साथ हमेशा ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। क्या आता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एनी अदर के बाद पीसीएन प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा, ये गलत ऑप्शन है, एक ही बचा। यानी बोल दिया कृष्णा जो है स्ट्रॉन्गर है देन एनी अदर स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंट से क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बस ये बताया गया। तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। 82 पे आते हैं। ये लिखा था एरर बताना था बच्चों, हमने सीखा है कि नन लिखा है तो नन के साथ हमेशा ही प्लूरल आना चाहिए, पीसीएन, राइट। लेकिन यहाँ पर नन तो लिखा है, वो तो ठीक है, ऑफ द के बाद बच्चों बॉयज, बॉयज के साथ टू आ गया। अब इन्होंने बता दिया कि भाई दो बॉयज हैं, दो ही लड़के हैं, और अगर दो के बीच बात आ गई तब नन नहीं आएगा, दो से ज्यादा होने चाहिए थे, या फिर ये दो वर्ड लिखना ही नहीं था। नन ऑफ द बॉयज विल बी करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पे नन ऑफ टू बॉयज लिख दिया। और आप जानते हो जब भी दो के बीच चीज होती है तो हम बच्चों ईदर या नीदर लगाते हैं, जिसको आप लोग आइदर या नाइदर पढ़ते हैं, नीदर या ईदर भी है, राइट। इन दोनों में से कोई एक वर्ड लगाया जाता है। नन के साथ तो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। ये प्लूरल तो है लेकिन बस काउंटिंग नहीं लिखनी चाहिए थी, तो इसका मतलब है कहाँ गलत है, नन वाले में। नन नहीं, नन को हटा के ईदर या नीदर आना चाहिए, ए ऑप्शन गलत है। यानी कि फोर वाला ऑप्शन में ए लिखा है, ये गलत है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। 82 के बाद 83 पे आते बच्चों। ओके, अपोजिट बताना था, है ना, चूज द अपोजिट बताना था किसका, रीजनिंग का। अरे बाबा रीजनिंग का एक आप सब्जेक्ट होता है, जब आप सब्जेक्ट रीजनिंग करते हैं तो माइंड लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पर भी आपको माइंड लगाना था, राइट, लॉजिक फिट करना था। लेकिन इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो आप अपने मन से कर दो उसको क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन। मुझे लग रहा है कि ये सही होगा, अब क्यों लग रहा है, उसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं होता, तो वो अपोजिट हो गया। पहला इंस्टीट्यूशन, मुझे आभास हो रहा है, और आभास वाली चीजें काल्पनिक होती हैं, यही अपोजिट बनेगा। 84 देखो बच्चों, लिखा था पैसिव बताना था। ओके, सो ध्यान से देखते हैं। लाइक इट इज टाइम टू क्लोज फॉर द ऑफिस। बच्चों जब हम पैसिव बनाते हैं ना, इट इज टाइम का, तो ये एक्टिव सेंटेंस है, इसका पैसिव बनाते वक्त हम लिखेंगे इट इज टाइम फॉर। किसमें चेंज हो जाता है, फॉर, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है ना। अब यहां से ध्यान दो, इट इज टाइम फॉर कहां लिखा है, इट इज टाइम दैट नहीं, इट इज टाइम दैट नहीं, इट इज टाइम दैट नहीं, इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज। थ्री ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये एक पैसिव वॉइस का ही सेंटेंस है, ठीक है। ये एक फॉर्मेट होता है बेटा, इट इज टाइम टू लिखा होगा तो हम उसको टाइम फॉर में चेंज करते हैं, उसके बाद आगे वाला टू भी लगा के चेंज कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 84। ओके, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 85। ये देखते हैं इसमें क्या बताना था बच्चों। इस सेंटेंस में आपको बताना था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, माय मदर सेड यू शुड टेक प्रॉपर डाइट। ओके बच्चों, यहाँ पर माय मदर सेड यू शुड टेक प्रॉपर डाइट, यानी एडवाइस दी जा रही है। और जब भी एडवाइस दी जाती है तो हमेशा सैड, वैसे तो सैड को टू में, अगर हम सैड को टोल्ड में चेंज करें तो कब चेंज करेंगे, जब लिसनर हो। यहाँ पे लिसनर है ही नहीं, तो आप सोच रहे होगे कि टोल्ड तो किसी भी हाल में नहीं आ सकता, लेकिन गलत। अगर किसी सेंटेंस में कोई एडवाइस दी जा रही है, क्या दी जा रही है बच्चों, एडवाइस, तो फिर हम एडवाइस तो मुझे ही दी जा रही है ना, कि मुझे मेडिसिन टाइम पे लेना चाहिए, तो उस सिचुएशन में मैं चेंज कर देता हूँ, लिसनर मैं हो जाता हूँ, तो टोल्ड बन जाता है। तो सैड वाला नहीं, टोल्ड वाला, मदर टोल्ड मी दैट आई मस्ट नहीं, शुड को मस्ट में ले गए, क्या चेंज करेंगे जल्दी बताओ। अरे भैया सैल का पास्ट ही तो शुड होता है, राइट। आई मस्ट टेक द प्रॉपर डाइट नहीं, माई मदर सेड दैट आई शुड टेक, देखो तुम्हें लगा होगा कि ये फोर्थ वाला सही हो सकता है, सेड दैट आई शुड टेक प्रॉपर डाइट नहीं, लेकिन ये गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर सैड का सैड ही लिख दिया, और जब भी एडवाइस होती है तो टोल्ड में चेंज होता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, ठीक है।
शुड का मस्ट में नहीं ले जाते हैं, में होता तो हम माइट लगा सकते थे, राइट, लेकिन शुड का शुड में रहने देते हैं और मस्ट का मस्ट में ही रहने देते, उसको चेंज नहीं करते। अब एक पैसेज आता है, पैसेज पढ़ लेते हैं। पैसेज में लिखा है डायग्नोसिस वन थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है कि अगर हम किसी डिसीज को प्रमोट कर डायग्नोस कर लेना, उसको पता कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है, एक नया ड्रग बना सकता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेके। जब भी हम कोई दवा खाते हैं तो उसमें एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है ना, वो क्या होता है, उन बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करता है। तो बैक्टीरिया भी स्मार्ट हो गया है, उसने अपना रूप ही चेंज कर लिया, और जब बैक्टीरिया अपना रूप चेंज करता है उसको म्यूटेशन बोलते हैं बच्चों, उसी के बारे में शायद है ये। अप्रेंटली यट कैन, अप्रेंटली मतलब होता है बिल्कुल हो सकता है, राइट डाउन टू एटम, बिल्कुल छोटे मॉलिक्यूल लेवल पे जाएंगे ना तब भी चेंज हो सकता है। तो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने एक जेनेटिक एआई का यूज किया है और वहां से 2 एंटीबायोटिक बनाई है, सोन द प्रॉपर माइस मॉडल, चूहे के ऊपर हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, किलिंग सुपरबग दैट ड्रग रेजिस्टेंस एमएसआर है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटी बैक्टीरियल फेल टू क्योर। उन्होंने ऐसी यू चैट जीपीटी कह सकते हैं या फिर एआई कह सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके उन्होंने ऐसा दवा बनाई है, एंटी बैक्टीरियल बनाया जिसको काफी अच्छा माना गया है। ठीक, इसके आगे देखते हैं। और इसकी जरूरत पड़ क्यों रही है, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बिकम ग्लोबल पब्लिक हेल्थ आ गया है कि हम खांसी की दवा लेते 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 ये हालत हो जाती है कि अब हम दवा लेते हैं तो हमारी जो प्रॉब्लम है, डिजीज है, वो रुक ही नहीं रही, क्योर ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि जो एंटीबैक्टीरियल है उन्होंने बैक्टीरिया ने अपना म्यूटेट कर दिया, बदल दिया। अब जब बैक्टीरिया ही नहीं रहा तो दवा भी नहीं काम करेगी, लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है। इस वजह से 2019 में लगभग 50 लोग, 5 मिलियन लोग निपट गए थे, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएच डाटा देता है ये, राइट। एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक मेड बैक्टीरियल म्यूटेट रेजिस्टेंट टू ड्रग। एंटीबायोटिक क्या करते हैं, ज्यादा यूज करोगे तो रेजिस्टेंट टू ड्रग, यानी ड्रग का जब रेजिस्टेंस करते हैं। द वेरी फ्यू एंटीबायोटिक हैव बीन लॉन्च ओवर द डिकेड्स, और पिछले कई डिकेड, डिकेड मतलब होता है दशकों से कोई एंटीबायोटिक लॉन्च हुई ही नहीं, जो पहले दी जा रही थी वही आज भी दी जा रही, जबकि बैक्टीरिया ने अपने आप को म्यूटेट कर दिया। द एमआईटी पब्लिश एंड द जर्नल सेल एम टू ब्रिज, उन्होंने अपना जर्नल पब्लिश किया है सेल में, एम टू ब्रिज द गैप, राइट। ओके, इससे रिलेटेड है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब 86 पे आते हैं, बोला पैसेज किसके बारे में बात नहीं करता, नॉट लिखा है। ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में बात करता है, यहीं लिखा है। बैक्टीरिया म्यूटेशन बता रहा है, जनरेटिव एआई के बारे में बात करे, होम्योपैथी के बारे में कोई बात की है नहीं, तो ए ऑप्शन यानी फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। 87 देखते हैं बच्चों, इसमें लिखा था गिवन ऑप्शन में से सुनो जनरेटिव। जनरेटिव मतलब होता है क्रिएटिव, जो नया जनरेट करके बना दे, कुछ नया क्रिएट कर दे, वही तो होता है सिनोनिम। तो इसका क्या हो जाएगा, क्रिएटिव, सी ऑप्शन। ओके, 88 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज 5 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर लाइफ 2019, किसकी वजह से चली गई थी, माइस मॉडल नहीं, माइस मॉडल चूहे प्रयोग करते हैं, इस वजह से चूहा निपट देगा, है ना, इंसान थोड़ी ना जाएगा। न्यू एंटीबायोटिक नहीं, जेनेटिव आया नहीं था। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से, कि हम बुखार हो जाता है, बुखार की दवा तो ले रहे हैं लेकिन बुखार नहीं जा रहा, क्योंकि हमें जो दवा दी गई है वो बहुत पहले चलती थी। अब जिस बैक्टीरिया को मारने के लिए दवा दी जा रही है वो बैक्टीरिया ने अपने आप को म्यूटेट कर लिया, अपने आप को बदल लिया, तो दवा भी काम नहीं कर रही। तुमने अच्छा ये देखा है, कभी कभी मॉस्किटो हम मॉर्टिन जला लेते हैं या जो भी प्रोडक्ट्स हमें दिखाए जाते हैं वो हम यूज करते हैं, लेकिन मॉस्किटो नहीं जा रहे, वो रूम में वैसे ही है, उनको मॉर्टिन का फर्क नहीं पड़ रहा। एक बार तो मैं भाई ऐसे अपने मॉर्टिन लगाए थे रूम में, और जो मॉस्किटो है ना वो मॉर्टिन के ऊपर जाके बैठ गया, उसने कहा नहीं मैं डर ही नहीं रहा। यानी उन्होंने अपने अंदर इतने ज्यादा काम किया, अपने म्यूटेट कर लिया कि अब उनको मॉर्टिन से फर्क ही नहीं पड़ रहा। बस उसी तरीके से मेडिसिन को लेके ये है। अब आप, आई होप आप समझ गए होंगे, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 89 देखो बच्चों, 89 में लिखा था पैसेज के हिसाब से एआई का यूटिलिटी क्या है ट्रीटमेंट के ऑप्शंस को लेके। डिकोडिंग जर्नल पब्लिश नहीं, एक्सेस यूज ऑफ एंटीबायोटिक को प्रमोट करना नहीं, हेल्पिंग बैक्टीरियल म्यूटेशन टू रजिस्ट द ड्रग नहीं, प्रोवाइडिंग जनरेट एआई फीचर टू स्ट्रक्चर यस, ताकि हम क्या कर पाए, एआई क्या करेगा, एक नए फीचर को, नया स्ट्रक्चर बनाएगा एंटीबायोटिक को लेके, जो आज के टाइम में जरूरत है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 में लिखा था पैसेज के हिसाब से बैक्टीरियल म्यूटेशन टू रजिस्ट द ड्रग, जो बैक्टीरियल म्यूटेशन होता है वो ड्रग को रजिस्ट क्या करता है, राइट, और क्यों करता है, ग्लोबल पब्लिक एक्सेसिव, यस एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक, हमने इतना ज्यादा एंटीबायोटिक, जरा सा बीमार हो जाते हैं एंटीबायोटिक ले लेते हैं, खांसी आने लगती एंटीबायोटिक ले लेते हैं, कुछ भी चोट लग जाती एंटीबायोटिक ले लेते हैं, राइट। तो एक्सेसिव यूज से गड़बड़ हो जाते हैं, बैक्टीरिया ने अपने आप को म्यूटेट कर लिया कि बार बार तुम यही दवा ले रहे हो, अब मैं ही बदल लेता हूं अपने आप को, ठीक है।
सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 देखो। ओके इसमें लिखा था फिल द ब्लैंक करेक्ट पेपर पोजीशन फ्रेज ऑप्शन सी एक्सेप्टेड द ऑफर डैश हर सेटलमेंट क्लेम वाज फाइनलाइज्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी डैश देयर क्लाइंट ऑन बिहाफ ऑफ इन ल्यू ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ। देखो बच्चों ये आपके लिए नया वर्ड हो गया होगा, इन ल्यू ऑफ, और ये ऑन बिहाफ ऑफ मतलब किसी को रिप्रेजेंटिंग समवन, टू रिप्रेजेंट ऑन द बिहाफ ऑफ मतलब होता है टू रिप्रेजेंट समवन, राइट। और इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इंस्टेड, इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है बच्चों इंस्टेड ऑफ, इसकी बजाय। ओके तो सी एक्सेप्टेड द ऑफर, उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया डैश ऑन द बिहाफ ऑफ हर सेटलमेंट, नहीं ये गलत होगा, रिप्रेजेंट समवन नहीं, ये देयर क्लाइंट के साथ रिप्रेजेंट समवन सी होना चाहिए, इन इवेंट ऑफ नहीं, बाय ऑफ नहीं। अगर मैं इंस्टेड ऑफ सी एक्सेप्टेड द ऑफर इंस्टेड ऑफ हर सेटलमेंट क्लेम दैट वाज फाइनाइज्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी ऑन द बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट, ये बिल्कुल सही है, सेकंड वाला सही है बच्चों। इसका मतलब हो गया उसने जो इंश्योरेंस क्लेम का ऑफर था, है ना, जो उसने दिया था उसके बजाय कंपनी ने जो ऑफर दिया था, कंपनी ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। देखो लिखा भी सी एक्सेप्टेड द ऑफर, कंपनी ने कोई ऑफर दिया होगा ऑन द बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट, उनके क्लाइंट के बिहाफ पे, और इन द ल्यू ऑफ इंस्टेड ऑफ हर सेटलमेंट, उसके क्लेमेंट के क्लेम की जगह उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब सेकंड वाला बिल्कुल सही होगा। ओके आगे बढ़े, ये आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 देखो बच्चों। लिखा था फिलिंग द ब्लैंक्स बताना, सी विल हेल्प यू डैश यू आस्क बट वी पेनलाइज मतलब होता है पेनल्टी पे करना, दैट चार्जेस एडेड। देखो तुम यहां से पकड़ो, that लिखा है, दैट के पहले, दैट तो अपने आप में क्या कर रहा है, सेंटेंस को जोड़ रहा, कंजंक्शन है, इसके पहले अनलेस आ सकता है नहीं, इसके पहले इफ आ सकता है, इफ दैट नहीं, इफ बाद दैट नहीं आता, उसके बाद सेंटेंस लिखना होता है बच्चों। प्रोवाइडेड दैट, यस प्रोवाइडेड दैट तो होता ही है, राइट। सपोजिंग दैट नहीं, एक ही बचा इफ, और प्रोवाइडेड, इफ यहां भर दो, सी विल हेल्प इफ यू आस्क हर, अगर वो हेल्प करेगी अगर तुम उससे पूछोगे, सी विल पेनलाइज प्रोवाइडेड दैट द चार्जेस ऑफ एडिंग अबेटिंग प्रूव दैट बियॉन्ड डाउट, राइट बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन सही होगा बेटा। 93 देखते हैं। इसमें लिखा था बच्चों, क्वेश्चन है कि कंजंक्शन बताना था, सी इज क्लेवर, वह क्लियर भी है, ऑफन कभी कभी, ऑफन मतलब होता है कभी कभार, निगेटिव कीवर्ड है बच्चों, कभी कभार मिस्टेक्स भी कर सकती है, यट लगा दें, यट बिल्कुल सही कंजंक्शन हो सकता था कि दो काम एक साथ जोड़ा, कि वह बीमार है फिर भी स्कूल चली गई, वह क्लेवर है फिर भी वह मिस्टेक्स कर देती है। अगर ये यट बीच में होता तो बिल्कुल सही हो जाता, क्योंकि यट के साथ कॉमा नहीं आता, तो बच्चों ये नहीं आएगा। सिंस टाइम के साथ आता है, डिस्पाइट नहीं, ऑल्दो, ऑल्दो बिल्कुल सही है, ऑल्दो मतलब होता है यद्यपि, सी इज क्लेवर हालांकि वह क्लेवर है, सी ऑफन द मिस्टेक लेकिन फिर भी मिस्टेक्स कर देती है, ऑल्दो विल बी द करेक्ट आंसर, थ्री सही होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, स्पेलिंग बताना था किसकी, कॉन्सिपिशियस, कॉन्ग्रस, कॉन्से गलत लिखी है, गलत है, कॉन्ग्रस कॉन्सेसर गलत लिखा है, कंजक्टर बिल्कुल सही लिखा है ना। कंजक्ट बेटा जो कंजक्टर है, ये एक तरीके कंजक्टर को हम कंजंक्शन भी बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है ज्वाइन करना, राइट। आप जानते हैं कंजंक्शन, ये वर्ड भी ज्वाइनिंग है, ये दोनों एक तरीके के सिनोनिम है, कंजक्टर बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 95 देखो, करेक्ट स्पेलिंग वाला बताना था, डिस्पेंसरी जहां दवाएं मिलती हैं उसको हम डिस्पेंसरी बोलते हैं बच्चों। डिस्पेंसरी डी आई एस से स्टार्ट होता है, लास्ट में सी वाई होता है, एस नहीं सी वाई होता है, पहले ये देखते हैं कहाँ कहाँ है, सी वाई एस वाई ये तो गलत है, ये तीनों कोई भी हो सकते हैं, डी आई एस ई वाला गलत है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, राइट। अब बच्चों यहाँ पर देखो क्या लिखा, डिस्क्रिपेंसी, है ना, तो ऐसी सिचुएशन में डिस्क्रिपेंसी आर आई नहीं आता, ई होता है, एक ही बार बच्चों आई आता है ना, सी ऑप्शन डी सॉरी फोर्थ ऑप्शन सही है, डिस्क्रिपेंसी जहां मेडिसिन मिलती है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 96 देखें, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है भाई, लिखा था सुटेबल क्वेश्चन टैग बताओ। ये देखो बहुत ही, क्वेश्चन टैग सबसे आसान टॉपिक होता है, लेकिन गलत करने का रीजन एक ही हो सकता है कि आपने ये सेंटेंस बिल्कुल सही बना है और इसके हिसाब से आपने हेल्पिंग वर्ब को यहाँ उठा के हैज लगा दिया होगा, तो गड़बड़ हो गई भाई। क्यों, क्योंकि somebody किसी प्लूरल के लिए होता है, somebody का मतलब कोई भी हो सकता है, मैंने आपको एक प्यारी सी छोटी सी रील भी बनाई थी, शॉर्ट्स बनाया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था जो मेजोरिटी में हम ले लेते हैं उसको हम somebody बोलते हैं, दो या दो से ज्यादा। तो इस सिचुएशन में बच्चों ये तो प्लूरल है ना, अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, राइट,
अगर ये देखो, अब वैसे somebody अगर बात करोगे तो वो सिंगुलर होता है, राइट। लेकिन जब हम यहाँ बात करेंगे somebody, उनमें से 3 लोग हैं तो 2 की बात हो रही है, 5 लोग हैं तो 3 की बात हो रही है, तो मेजोरिटी की बात हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हैज नहीं, पहले somebody को चेंज कर लाएंगे दे में। किस में चेंज करके ले जाएंगे? दे में। दे चारों जगह। ये चूंकि पॉजिटिव है, सेंटेंस निगेटिव बनेगा, तो पॉजिटिव वाले तो बनने के सवाल ही नहीं उठता, क्वेश्चन टैग उल्टा बनता है, या तो ये बनेगा या बनेगा। अब बताओ दे के साथ हैज आता है या हैव? अब कहोगे दे तो प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट साथ हैव आता है, हैज कभी नहीं आता, तो ये बनेगा नहीं, हैवंट दे। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ना, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ही आसान था। क्वेश्चन टेक्स्ट से आसान कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे देखो ये वाला, दे हैवंट कम, हैव के साथ देखो दे लगा ना, तुम समझ गए। अगर हैव के साथ दे लगा है तो इसका मतलब वो प्लूरल होता है, नेगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव बनेगा, तो नेगेटिव वाले हटा दो। अब ये होगा या ये होगा, हम जानते हैं दे के साथ हैज कभी आता ही नहीं, दे के साथ हैव एक ही बचा, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। जरूरी नहीं है कि हम सारे लॉजिक्स ही लगाएं, हमें जब ऑप्शंस दिए गए हम ऑप्शन से अपने क्वेश्चंस को करेंगे। ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको स्टार्टिंग से सिखा रखा है, उसी को अप्लाई करना था, ठीक है। आगे आ जाते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर है 98। 98 में कह रहा है कि टीचिंग करते हैं, माय फादर हैज ऑलवेज बीन इन्वॉल्व इन पब्लिक अफेयर। दो काम करते हैं, पब्लिक अफेयर्स में भी हैं और टीचिंग में भी हैं। तो क्या आएगा? सिमिलरली नहीं, नो मैटर, इन एडिशन। इन एडिशन के साथ टू आना चाहिए, नहीं जुड़ नहीं रहा है कुछ भी, एज वेल एज, कि वो पब्लिक अफेयर के बातों में उसमें तो इन्वॉल्व होते ही हैं, साथ ही साथ टीचिंग भी करते हैं, एज वेल एज। वन ऑप्शन पर भी करेक्ट आंसर। ज्यादातर हमने इस एज वेल एज को लास्ट में लगा हुआ देखा होगा, लेकिन यहाँ बस उसकी प्लेस चेंज कर दी, एज वेल एज अपने आप में आ जाता है यहाँ पर, एज वेल एज टीचिंग, ठीक है। गलत नहीं है बेटा, सही है वो। 99 देखते हैं। डैश यू शो मी द वे टू द स्टेशन, पूछ रहा है क्या तुम मुझे स्टेशन दिखा दोगे? तो भाई सेल नहीं, माइट तो बहुत जब चांसेस कम होते हैं, में नहीं, कुड, यस, कुड यू शो मी। और कुड कब आता है बच्चों? जब हम किसी से रिस्पेक्ट से पूछते हैं, और अगर हमें किसी से रास्ता पूछना है तो हमें उसे पोलाइटली और रिस्पेक्ट से बात करनी होगी। कुड यू शो मी द वे वेयर द स्टेशन इज, कुड यू गिव मी द टीचर्स बोरो पेन, लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं भाई। फिलिंग द ब्लैंक्स है वर्ब के हिसाब से। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था बच्चों। देखो इसमें लिखा था 5000 रुपीज, जब भी कोई चीज अमाउंट एक साथ आ जाए तो वो कलेक्टिवली अमाउंट लिखा है, और अगर वो कलेक्टिवली अमाउंट लिखा है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट तरह ट्रीट किया जाता है। अब अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, आने वाली वर्ब सिंगुलर वर्ब होगी, वर्ब नहीं आ सकता। एम तो स्पेशल करेक्टर आई के साथ आता है, गलत। इज भी सिंगुलर है, वॉज भी सिंगुलर है। लेकिन बच्चों हमेशा याद रखना, इस सेंटेंस को देखो, यहाँ पर V3 वर्ब यूज किया गया है, और V3 का मतलब है ये एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? पैसिव वॉइस सेंटेंस है। और पैसिव वॉइस सेंटेंस में अगर तुम ध्यान से देखोगे पास्ट का सेंटेंस लिखा हुआ है, और पास्ट का मतलब इज या वॉज, was, थ्री ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, इज नहीं। और अगर तुम इसको ऐसे नहीं समझ पाते तो तुम इसको ऐसे समझते कि 5000 रुपीज चार्ज किए जाते हैं, ये चार्ज किए गए। दो वर्ड हो सकते हैं, 5000 रुपीज चार्ज बाय हिम, उनके 5000 रुपीज चार्ज किए गए, या उनने चार्ज किए, राइट, किए जाते हैं, और इसका मतलब हो जाएगा किए गए। तो कौन सा ज्यादा मेक सेंस आ रहा है? इस वाला तब सही हो जाता जब ये रिपीटेड मोड पे हो जाता। कैसे रिपीटेड मोड? की हर बार आपसे 500 रुपीज चार्ज किए जाते हैं, तो कोई भी रिपीटेड हो जाता तो डेली हैबिट बन जाता, और डेली हैबिट बन जाता तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए पास्ट, थ्री ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। आई होप अब आप अपने मार्क्स काउंट कर सकते हैं, इंग्लिश में आपके कितने बन रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों पेपर को हम इजी नहीं कह सकते, हाँ इसको हम मॉडरेट टू एडवांस लेवल कह सकते हैं, बहुत ज्यादा एडवांस भी नहीं है। कुछ 6-7 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप बहुत ही इजीली कर सकते थे, 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सच में आपको घुमाने वाले थे, जैसे क्वेश्चन टैग में somebody वाला, बहुत ज्यादा चांसेस हैं गलत होने के। हैज लगा होगा तो आपने हैज के साथ दे लगा दिया, और आपने सोचा भी नहीं कि दे के साथ तो हैज आता ही नहीं है, राइट। तो मॉडरेट टू एडवांस पेपर है। चलो अपने मार्क्स काउंट करो और देखते हैं फिर कितने बनते हैं, है ना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में, टिल देन बाय टाटा एंड गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चा।